ठीक है बेटा, देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो अभी तक तो हम जस्ट क्या कर रहे थे कि एक अननोन एंगल था हमारे पास, ठीक है ना। अभी क्या था हमारे पास, एक अननोन एंगल था। अब वो एंगल हमें पता नहीं था, कुछ भी एंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, बस हम क्या निकाल लेते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते सारे के सारे, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है कैसे, वो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो हमें कुछ एंगल्स पता लग जाए, अगर हमें कुछ एंगल्स पता हों, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जो हम इस लेवल तक पढ़ेंगे, जिनकी वैल्यू हमें क्या होती है, जिनकी वैल्यू हमें याद रहती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कुछ एंगल के लिए, ये हमारे 5 एंगल होते हैं। कौन कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इनके अलावा तुमसे पूरी क्लास में या पूरी बुक में पूरे उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इन एंगल्स के अलावा। 10th लेवल तक, 10th स्टैंडर्ड तक हमें केवल 5 एंगल्स पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। बाकी होती तो सबकी एंगल की वैल्यू है, लेकिन वो तुम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ऐसे तो हर एंगल की वैल्यू हो सकती है, साइन 49 की वैल्यू हो सकती है, साइन 46 की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, सबकी वैल्यू होती है। लेकिन हमारे पास उतना उसको निकालने के लिए ना तो हमारे पास कोई कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है ना, और ना हमें सारी वैल्यू याद रखी जा सकती हैं। और वहाँ पे हमें कोई टेबुलर डाटा तो दिया नहीं जाता कि भैया देखो इसमें से निकालो टेबल और इसमें से देखो साइन 46 की वैल्यू कितनी है लिख दो। अगर ऐसे हमें देता तो हम क्या करते हैं उसको, फिर तो हम किसी की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन हमें क्या करा गया, बस केवल 5 स्पेसिफिक वैल्यू, ये हमें याद रहनी चाहिए क्योंकि कॉमन वैल्यूज़ हैं ये हमेशा यूज़ होती है, क्योंकि हम इन्हीं एंगल्स को ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है ना, कि 45 डिग्री पर क्या होगा, 60 डिग्री पर क्या होगा नॉर्मली, ठीक है। बाकी तो फिर इंजीनियरिंग में तो बहुत कुछ यूज होता है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अगर अब इस टेबल को कैसे याद रखा जाए, तो याद रखने का बस केवल तुम्हें साइन का याद रखना है, बाकी तो सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, हम ना इसी में गलती करते हैं। हम इसमें क्या गलती करते हैं, कई बार साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू लिख देते हैं, साइन 60 वैल्यू कॉस 60 लिख देते हैं। या फिर कई बार इसमें तो खैर गड़बड़ नहीं होती, साइन और कॉस में ज़्यादा गड़बड़ होती है। और एक क्वेश्चन आता है पेपर में और एक वैल्यू की वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छी तरीके से हमें आता भी हुआ, वो हमें क्वेश्चन आने के बावजूद भी हम उसमें क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो गलतियां नहीं करनी, और उस गलती से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना, अगर किसी को कन्फ्यूजन रहती है, याद किसी को रहता नहीं है, क्योंकि 10th लेवल तक तो याद नहीं रहता, बहुत से बच्चे याद कर लेना कर लें लेकिन याद रहता नहीं है। तो कभी पेपर हो तो रफली पीछे क्या कर सकते हो, पेंसिल से तुम ये जल्दी से टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। और क्रिएट करेंगे कैसे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। अगर हमें तुम्हें देखो पेपर में अगर मान लो साइन कॉस और टैन की वैल्यू दे रखी है तो हम केवल उस तक ही सीमित रखेंगे, बाकी नहीं तो पूरी बना सकते हो। अब कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले याद रखा करो, सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा। मैंने तुम्हें कैसे याद करना सिखाया है, जैसे हमने याद करना सिखाया वैसे याद करेंगे। पहले साइन कॉस टैन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, ठीक है ना। इस तरह से हम लेके चलेंगे, सीक्वेंस को बिगाड़ेंगे नहीं बिल्कुल, जो अभी तक हमने लिया है, ठीक है ना। अब सबसे पहले साइन की वैल्यू, साइन की बारी आई तो स्टार्ट करेंगे 0। अब 5 एंगल याद हो गए कि नहीं हो गए, याद है कौन कौन से, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं वैल्यूज़ को हमें याद रखना है, इन्हीं एंगल्स की वैल्यूज़ को याद रखना है। इसके अलावा तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो डोंट वरी, बस केवल इसको याद रखना है तुम्हें। तो 0 देखो, 0, 30, 45, 60, 90, तो कैसे बनाएंगे टेबल। सबसे पहले कहाँ से एंगल स्टार्ट है, 0 से, तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3, 4, है कि नहीं भाई। काउंटिंग स्टार्ट करो, कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा ट्रिक भी लेके चलनी है ना। 0 से स्टार्ट है, इसलिए 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दी। 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ ख़त्म है, 4 पर ख़त्म है, तो 4 से डिवाइड कर दो। बात कर रही कि नहीं हुई, कैसे याद रखा हमने, कैसे याद रखा, 0 से एंगल स्टार्ट था, 0 से काउंटिंग करी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। अब 4 पे ख़त्म हुई तो 4 से क्या कर देंगे, सबको डिवाइड करेंगे। अब सबको भाई छत दे दो। छत कैसे देंगे, अंडर रूट लगा दो, सब में क्या लगा दो, अंडर रूट, ठीक है। सबको भाई छत दे दो, क्या लगा दो, अंडर रूट, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या कहते हैं, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे क्या आएगा, तो यानी मुझे पता लग गया साइन थीटा, यानी साइन 0, यानी थीटा रख सकते हैं। हाँ थीटा तो मैंने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। साइन 0, इसके मतलब देखोगे कैसे, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है ना। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हुई, 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक।
अब इसको 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का कितना होता है, 2। तो क्या होगी sin 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसे काट सकते हो तो काट दो अंदर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो क्या आएगा √2। ठीक है, अब ये देखो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो क्या हो जाएगा √3, और 4 है तो क्या आ जाएगा √3/2, और इसे काट दो तो 1 का क्या आ जाएगा 1। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, याद हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तो कोई परेशानी, पहले बताओ। क्या एक लाइन तुम याद नहीं रख सकते हो? अब तुम कहोगे सर बाकी भी तो है, बाकी छोड़ो, बस तुम मुझे एक बात बता दो कि तुम एक लाइन याद कर सकते हो नहीं कर सकते हो इसको, और क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तब टाइम लग रहा है। तुम वहाँ पीछे क्या करोगे, लाइन खींचोगे जल्दी से, 5 एंगल बनाओगे, तुरंत बनाओगे, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, और ये तो जब समझा रहे तभी तो टाइम लग रहा है, नहीं तो तुम्हें लिखने में इतना टाइम लगेगा क्या। 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, सबको अंडर रूट लगाएंगे, और जैसे हम सॉल्व करते हैं कर दो। अब ये तो सबको पता है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 का तो होता ही नहीं है, 1 का क्या होता है 1, और ये 3 का होता नहीं है √3, और 4 का क्या होता है 2, बस इससे ज़्यादा है क्या इसमें, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, 1 2 का 4, 2 4 2 जा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही तो चल रहा है भाई, अरे गाना ही तो चल रहा है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, और क्या चल रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, मैं पहले बताऊँ। अच्छा चलो, साइन की वैल्यू याद होगी हमें, साइन 0 कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 90। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो तुम, मैं कल जो बोल रहा था तुम्हें कि लास्ट क्वेश्चन अभी मैं बता नहीं रहा, तुमने एक चीज़ देखी, जैसे जैसे 0 से एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, ठीक है भाई। तो क्या देखा हमने, हम वही देख रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे तुमने एक चीज़ देखी, जब 0 से हम क्या जा रहे हैं 90 डिग्री जा रहे हैं, तो एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, एंगल बढ़ रहा है ना, और जब एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। अरे अगर इनका मतलब समझ में नहीं आता, ये तो समझ में आता है, 0 से 1 पहुँच गया है कि नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें नहीं आ रहा समझ में, सर 1/2 बढ़ाया, 1/√2 बढ़ाया, √3/2 बढ़ाया, छोड़ो ना ये सब, हमें इतना तो पता है कि 0 छोटा होता है और 1 बड़ा होता है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, वैसे तो -1 होती है मिनिमम, लेकिन हम इसके हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है ना। साइन की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, और मैक्सिमम कितनी है 1, कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो कई बार पूछा जाएगा कि भैया जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, मान लो एक ट्रू फॉल्स में या वैसे पूछ ले जाए, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज होगी, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा इसके बाद आ जाओ, कहाँ ख़त्म हुए थे, उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे, यहाँ 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 0, बस ख़त्म। याद रख लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई एक लाइन याद रखनी है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक ही लाइन याद रखनी है, तुम्हें उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है ना। एक ही लाइन याद रखनी है, पहली वाली, बाकी तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी तो अपने आप ही करेगी टेबल जो करेगी, ठीक है ना। बाकी कौन करेगा, टेबल का, भाई कुछ काम टेबल को भी तो छोड़ दो, हम ही थोड़ा ना करेंगे सारा काम। तो अब ये एक बात है 0 1, ये हो गया यहाँ तक। अब एक चीज़ याद रखना कि जो tan थीटा होता है, tan वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अभी बताऊँगा इससे आगे भी फॉर्मूला, लेकिन अभी फ़िलहाल ये याद रखो। tan थीटा क्या होता है कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यानी sin थीटा को अगर cos थीटा से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाता है tan थीटा। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो tan क्या है 0/1, 0 साइन ऊपर है ना, इसलिए साइन ऊपर रखा था, cos नीचे, 0/1 0। भाई देखो ऐसे याद रखना, 1 ऊपर, यहाँ ऊपर कौन है √3, यहाँ ऊपर कौन है 1, यहाँ ऊपर कौन है 1/√3, तो ऊपर का 1 ऊपर रहेगा और नीचे का √3 नीचे रहेगा, बस खत्म। क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अरे अगर भाई काटना नहीं है, मैं तो सिंपल वे में बता रहा हूँ, ऊपर का 1 ऊपर और नीचे का √3 नीचे रख दो, बस खत्म। छोड़ो ना, क्या करना है तुम्हें, 2 से छोड़ो, 2 को देखना ही नहीं है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे दोनों एक जैसे नहीं है, क्या जाएगा 1। अब वही वाली बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऊपर का √3 और नीचे का, बस खत्म। और 1/0, एक चीज़ याद रखना हमेशा मैथ में, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है।
1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। और एक और चीज़ याद रखना हमेशा, √-1 ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तब 10 तक जब 11th में चले जाएंगे तो इसका भी यूज है, ठीक है ना। ये हम जो दो चीज़ यहाँ पर मान के चलते हैं मैथ में कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम 10th लेवल तक, 11th में कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम याद रखना 1/0 नॉट डिफाइंड, और √-1 भी क्या होता है, यानी रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आ सकता और मैथ के अंदर जीरो नहीं आ सकती नीचे, ठीक है ना। जीरो ऊपर आ सकता है बट नीचे नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। अब देखो, अब कुछ करने की जरूरत है क्या, अब मैं नहीं करूँगा, अब तुम करोगे। देखो कॉसेक किसका उल्टा, सेक का, साइन का उल्टा भैया, साइन का उल्टा कॉसेक। तो एक बात है यहाँ पे 0 था तो 0/1 है, तो ये उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा, 1/0 तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा इसका बताओ, उल्टा करते जाओ, 2/1 इसका, √2 इसका, बहुत बढ़िया, इसका 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसका बताओ, सेक किसका उल्टा होगा, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी क्या आएगा, बोलो बोलो, अब तो इजी हो गया सब कुछ, अब बोलो क्या आएगा, बहुत बढ़िया। देखो सेक का क्या आ जाएगा, बताओ किसका उल्टा, 1 का 1 ही रहेगा ना तो, और इसका बताओ, इसका क्या आ जाएगा। देखो अब कॉस को देखो 2/, या छोड़ो, इसे भी छोड़ो, हटाओ, इसे भी और इजी बनाते हैं, हटाओ, कहाँ ख़त्म हुआ, उल्टा लिख दो, 1 क्या था, 2/√3, छोड़ो, √2, 2/1 नॉट डिफाइंड। बात तो क्लियर है। बस तुम्हें क्या करना था, पहली लाइन याद रखनी थी, पहले के बाद 2 का काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद कॉसेक के बाद साइन का उल्टा लिखना है, उसका कुछ नहीं देखना, फिर सेक का उल्टा कर देना है, ठीक है ना। अब कॉट, जब tan साइन और कॉस का उल्टा है तो कॉट क्या होगा, सेक और कॉस का उल्टा होगा कि नहीं होगा, यानी इनको डिवाइड कर दो बस, कॉसेक और सेक को, तो क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, डिफाइंड/1, और 1 किसी के साथ डिफाइंड को अगर डिवाइड करेंगे तो डिफाइंड, नॉट डिफाइंड ही बनाएगा वो। अगर नॉट डिफाइंड को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। ये क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, बताओ हैं, वो तो मुझे ही पता है, सबको उल्टा करना है, मैं कह रहा हूँ कि क्या, हाँ इसका वैसे कर सकते हो, ठीक है ना, अगर चाहो तो इसका भी उल्टा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आगे, इसका क्या आएगा, ये लिख दो ना सीधे, क्या लिख दो, √3 और यहाँ से 1 क्या आ जाएगा, 1/√3 और ये क्या आ जाएगा, बस हो गया। लो अब मुझे बता, टेबल बनाना मुश्किल है आसान है, और कहाँ तुम्हें टेबल लग रही थी, पता नहीं कैसे याद करेंगे हम ये लोग, ठीक है, लग रहा था नहीं लग रहा था कि टेबल कैसे याद करेंगे। अब तुम मुझे बताओ क्या ऐसा मुश्किल था, बस मुझे एक लाइन याद रखनी है, एक लाइन के बेसिस पे मैं सब तहस नहस मचा दूंगा, ठीक है ना, क्या कर देंगे, पूरी बर्बादी मचा देंगे। एक लाइन याद हो जाए बस, केवल एक लाइन याद हो गई तो बर्बादी मच जाएगी, नहीं मच जाएगी, और एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो भाई देखो यहाँ पर इस तरह से याद रखना, मैं बता रहा हूँ कई बार कन्फ्यूजन होती है, sin 30 की जगह √3/2 लिख देते हैं कई बार, 1/2, और मेन जो वैल्यू याद करने वाली है वो यही हैं, 30 और 60, साइन और कॉस के लिए, और tan के लिए हमेशा 45 और 60, ये ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू याद करी जाती है हमेशा, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और जो तुम्हारा क्या कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में 9वें चैप्टर में यूज होगा, वो यही वैल्यू यूज होने वाली है, 30 की वैल्यू और 60 की वैल्यू, और सबसे ज़्यादा यूज होता है उसमें tan, सबसे ज़्यादा यूज होता है उसमें tan, बस tan की वैल्यू याद रखना। tan में है क्या, लप्पू सा फॉर्मूला ये, ठीक है ना, तो 1/√3 और ये क्या है, √3/1 और ये क्या है 1, तो tan है क्या, कुछ नहीं है, छोटा सा वो है। चलो अब तो कॉपी कर लोगे, कॉपी भी कर लो, और कॉपी क्या करोगे, खुद क्रिएट करो अपने आप से, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद क्रिएट करो इसे एक बार। चलो बेटा, चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा हुआ है, सीधे सीधे सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्या रखा है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये पता है 11th में जो भी फॉर्मूले बनते हैं ना, सभी फॉर्मूले हैं, लेकिन तुम्हें बस केवल यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो sin 60 की वैल्यू, अब टेबल देख सकते हो तुम लोग, sin 60 क्या होता है, √3/2, cos 30 क्या होता है, √3/2। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, एक तरीका और बताता हूँ तुम्हें याद करने का, अगर sin 60 पर जो वैल्यू होगी
तो 60 में कितने कम 90 में 30, तो 30 पर भी वही वैल्यू होगी सेम कॉस की, ठीक है ना। यानी कि अगर कहने का मतलब जो साइन की 0 पर वैल्यू है वही कॉस की किस पर होगी 90। कहने का मतलब एक बात क्लियर है कि ये दोनों के दोनों जो साइन और कॉस होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों के एंगल का सम हमेशा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो जब जब दोनों के एंगल का सम 90 बनेगा दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब जब दोनों के एंगल का सम 90 बनेगा दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो साइन और कॉस एक दूसरे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कैसे देखो साइन 60 था, कॉस 30, दोनों के एंगल का सम क्या रहा 90, तो दोनों की वैल्यू सेम रही ना। यहाँ पर भी देखो साइन 30 और यहाँ पर क्या है कॉस 60, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा खत्म। अब और तरीका अच्छा बता दिया, चलो तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4, सेम वही 4 और 3 + 1 = 4/4। कितना आंसर आ गया, कोई दिक्कत, कोई शक, चलो आ जाओ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था ये 8.2 एक्सरसाइज, और हम देख रहे हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है ना। देखते हैं बेटा क्या दे रखा है, cos 45 कैसे तुम्हें थोड़ा सा ये टिपिकल बना सकता है वो देख लेते हैं। cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30। अच्छा मुझे बताओ cos 45 1/√2, बीच में एकदम तो 1/√2 बनेगा और नीचे क्या आ जाएगा sec 30, sec किसका उल्टा cos का, cos 30 की वैल्यू क्या होती है तो 2/√3। अब तुम क्या याद करा करो, ऐसे याद मत करो कि sec 30 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा सोचा करो sec किसका उल्टा cos का उल्टा, तो cos 30 पे क्या होता था अब sec 30 पे। इस तरह से क्या हो जाएगा तुम्हारा रिलेशन भी, एक जो बॉन्ड है ना इन दोनों के बीच का याद रखने का, वो भी मजबूत होता चला जाएगा। और तुम्हें कि किसका रेसिप्रोकल है ये भी याद हो जाएगा कि sec किसका उल्टा है cos का, cos sec किसका उल्टा sin का, और उनकी वैल्यू को भी रिलेट करते चले जाओगे, ठीक है ना। तो अब cos sec 30 cos sec किसका उल्टा sin 30 क्या होता था 1/2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/1। बात समझ में है कि नहीं। अब इस तरह से क्वेश्चन ये टिपिकल बन जाता है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे भी √2 बच गया और ऊपर भी √2। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1/√2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आएगा इसका एलसीएम लेने पर। अब यहाँ पर क्या था 2 था, यहाँ पर क्या था 2 था, और यहाँ पर क्या था, जब इसकी मल्टीप्लाई जब नीचे 1 होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं हो जाती भाई, √3 बन जा √3, तो √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3। तो यहाँ पर अब क्या आया देखो इधर 1/√2 और नीचे क्या है √3, तो ऊपर की जो डिवाइड के नीचे वैल्यू तो वो तो क्या होती है नीचे आ जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। ये तो बात क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, देखो ये नीचे ऊपर गया कौन √3 और नीचे कौन आया √2, और इधर कौन बचा 1/2 + 2√3। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ऊपर √2 था ना 1/√2, मैंने क्या होता है डिवाइड के ऊपर डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है नीचे आती है, डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है नीचे वाले, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो √2 कहाँ गया नीचे, √3 कहाँ चला गया ऊपर, तो ऐसे लिख देंगे ना √3, और ऊपर क्या बचा था 1, तो ये रहा 1, और नीचे क्या बचा था 2 + 2√3, ये रहा 2 + 2√3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा √3 तो था ही ऊपर, ठीक है भाई। अब ये क्या हो जाएगा 2√2 और क्या हो जाएगा प्लस √2, बताओ क्या होना चाहिए तुम मुझे बताओ क्या होना चाहिए प्लस 2 क्या लिखूं, इस √2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो 2√2 हो गया, इस √2 की मल्टीप्लाई 2√3 से होगी तो क्या होगा कि नहीं होगा भाई, रूट के अंदर वाली वैल्यू जो होगी रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। भूल गए क्या सब लोग 9th वाला, कहते हैं अगर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाले की बाहर से अंदर वाले की अंदर से। तो बाहर कौन था 2 और यहाँ पर बाहर कौन है 1, तो 2 1 जा 2 और अंदर कौन है √2 और अंदर कौन है √3, तो √2 × √3 क्या हो जाएगा √6, तो क्या आ जाएगा 2√6। बात क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ तक हो गई, यहाँ तक क्लियर। अच्छा दोनों के पास 2 2 है ना, 2 2 है तो इसको क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लूँ, निकाल लेते हैं क्या दिक्कत है। अब क्या बचा √2 + √6,
और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, क्या नीचे कभी रूट रहना चाहिए? रूट रहना चाहिए क्या नीचे? कभी नहीं रहना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है? ये यानी कि जो नीचे वाला साइन होता है ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस, और नीचे अगर प्लस है तो ऊपर आके माइनस, और अगर माइनस होता है तो प्लस। तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? √2 माइनस √6, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 तो था ही, बाहर रखो इसे, √2 प्लस √6 और ब्रैकेट में √2 माइनस √6। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे? देखो इधर देखो, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब ये वैल्यू बनी तो क्या बनी कि √3 और अंदर क्या था? √2 माइनस √6, और नीचे देखो 2 तो था ही। अब ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, देखो 3 पहले से था, और यहाँ पर 2 3 जा 3, यहाँ पर भी क्या था? अगर मैं ऐसा लिखो 2 × 3, तो देखो एक 3 बाहर से आया, एक 3 अंदर था, तो 2 का पेयर बन गया कि नहीं बन गया? और जब पेयर बन गया तो 3 बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अंदर क्या बचेगा? 3√2। अब यहाँ देखो नीचे 2 तो था ही, क्या बनेगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 2 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बना? 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √6 माइनस 3√2। ठीक है भाई, और नीचे क्या आ जाएगा? 2, 6 में से 2 गया -4, तो क्या आ जाएगा? -8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 2 जा 8, और नीचे माइनस अच्छा लगता है क्या कभी भी? तो इसे ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर के सबके साइन क्या कर देगा? सबकी तबीयत सुधार देगा। ये जो प्लस था वो क्या आ जाएगा? माइनस, और जो माइनस था वो क्या आ जाएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा? 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 आंसर। ये था हमारा फाइनल आंसर। तो देखो कहने के लिए कितना सिंपल सा था, लेकिन बस ये रूट की वजह से क्या हो गया? थोड़ा टिपिकल हो गया। दोबारा बता देता हूँ, देखो cos 40 ये सब वैल्यू थी हमारी, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया एलसीएम लेने के बाद। ऊपर √3, नीचे देखो कुछ नहीं करना, ऊपर √3 है ना, नीचे 2 है, तो ऊपर वाले √3 से हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। नीचे क्या आ गया? रूट आ गया, और ये तो मैंने बता रखा है नीचे कभी रूट नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक तो हमें भी समझ में आता है कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसमें कि √2 प्लस √6 है, तो इसका रैशनलाइजेशन करने पर क्या होता है? डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने पर क्या होता है कि अगर प्लस वाली वैल्यू है, बस साइन ही तो बदलते हैं। अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर माइनस होता है तो ऊपर नीचे प्लस वाले। तो बस इसका उल्टा ही तो किया है मैंने, √2 प्लस √6, तो क्या आ जाएगा? √2 माइनस √6, और √2 माइनस √6। फिर उसके बाद देखो क्या क्या, √3 थी, √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि √2 अकेला बाहर अच्छा नहीं लग रहा था। √3 की मल्टीप्लाई √2 से की तो क्या गया? √6, और देखो 6 को क्या लिख सकते थे? 2 × 3। तो जब एक √3 अंदर गया और पहले से एक √3 अंदर था, तो दोनों का पेयर हो गया, तो 3 बाहर निकल जाएगा, और जब 3 बाहर निकल गया तो कौन बचा अंदर? √2। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। और सबको पता है ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 6 में से 2 गए, कितना बचा? -4, और -4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाए तो क्या आ जाएगा? -8। क्या नीचे माइनस अच्छा लगता है? तो माइनस को ऊपर लेके गए, तो जब माइनस को ऊपर लेके गए तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। भाई वायरस ही तो मैंने क्या बताया था, माइनस क्या है? एक वायरस है, ये उल्टा काम करता है, प्लस को माइनस कर देता है, माइनस को प्लस, ठीक को बीमार करता है, बीमार को ठीक कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक एंटीवायरस की तरह भी काम करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका एलसीएम वेलसीएम लेके चलना। और एक और चीज़ याद रखना कि नीचे कभी भी रूट में वैल्यू मत रहने देना। कई बार बच्चे मेरे से ये पूछते हैं, सर हमें कैसे पता लगेगा आगे क्या करना था इसके? तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि नीचे रूट ना रहे, नीचे रूट ना रहे। अगर रूट रहता है तो उसे मुझे ख़त्म करना है बस, केवल कैसे भी। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कॉपी करो बेटा फटाफट से भी। देखो बेटा, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हें कैसे याद रखने हैं, ध्यान रखना किस तरह से याद रखे कुछ क्वेश्चन। जैसे देखो सुनो, क्वेश्चन कई बार कैसे पूछा जाता है, अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। मान लो तुमसे कह दिया जाए sin 3x = √3/2,
साइन 3x इक्वल टू √3/2, फाइंड x, ठीक है ना, इस तरह से। तो कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा एक बात है, साइन 3x है ना, ये किसके बराबर है, √3/2। तो मुझे एक बात बताओ सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, साइन 3x लिखो, ठीक है ना, साइन 3x लिखो, √3/2 साइन में वैल्यू कितने एंगल पे आती है, बस खत्म। यानी जो फंक्शन दे रखा उसी में वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या हो जाएगा साइन 60, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना कभी साइन से साइन काटते नहीं है, कंपैरिजन होता है, क्या होता है, कंपेयर बोथ साइड। तो क्या बोलेंगे, कंपेयर बोथ साइड, कभी काट मत देना, बोथ साइड कभी कटता नहीं है, क्योंकि फंक्शन कभी नहीं कर सकता, बस कंपैरिजन होता है कि अगर साइन साइन बराबर है तो उसका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका एंगल क्या है 3x और इसका एंगल क्या है 60, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60/3। बताओ मुश्किल है क्वेश्चन क्या आसान है, कोई दिक्कत, कर लोगे। एक और बताता हूँ, मान लो मैंने तुमसे कहा, ये एक्स्ट्रा करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, मैंने तुमसे कहा cos x + 2 बराबर 1/√2, जल्दी से बताओ, या सॉरी x + 10 और यहाँ पर 5, जल्दी बताओ क्या होगा। यहाँ पे भी मैंने क्या निकाली, x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सेम, यानी ये वैल्यू किसके अंदर ढूंढनी है मुझे, यहाँ पर फंक्शन क्या है cos, भाई कंपैरिजन क्या होगा, सेम फंक्शन से सेम फंक्शन की कंपैरिजन हो पाएगी। तो अगर यहाँ cos 5x + 10 दे रखा है तो 1/√2 मुझे कहाँ ढूंढना है, cos के अंदर ढूंढनी है। तो cos के अंदर किस पे आती है 45, तो 5x + 10 डिग्री यानी cos 45 डिग्री। तो कंपैरिजन से क्या जाएगा, cos cos है तो एंगल बराबर क्या जाएगा, वही कंपैरिजन बोथ साइड। तो 5x + 10 इक्वल टू क्या जाएगा 45, तो 5x = 45 - 10, 5x = कितना जाएगा 35, ठीक है ना, और x बराबर क्या हो जाएगा 35 में। अब तो कर लोगे इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक एक नंबर में, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं मोस्टली। अब ऐसा ही क्वेश्चन, हाँ तो स्टैंडर्ड के भी आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड पे भी देख बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन देखो, अगर मान लो तुमसे ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए तुमसे क्वेश्चंस के लिए, रफ कर दो इसे, चलो पहले एक काम करो, कॉपी कर लो इसे। देखो बेटा एक क्वेश्चन है हमारा, अब इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, वो तुम करके आओगे। 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग करके आओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा। अगर देखो साइन a - b = 1/2 दे रखा है, ठीक है ना, और cos a + b 1/2 दे रखा है, तो तुमसे कहा जाएगा, तुमसे क्या कहा जाएगा, a and b आर द एक्यूट एंगल, देन फाइंड a और b, ठीक है। अब तुमसे क्या निकलवाया गया है, a और b, इधर देखना। तो अब सुनो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा केस है वही कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। पहले एक तरफ क्या लेके चलेंगे हम, इसको साइन a - b, अभी तो बताया था ऐसा क्वेश्चन, तो यानी साइन का हम 1/2 किस में देखेंगे, साइन में। तो कब होती है वैल्यू साइन की 30 डिग्री, तो साइन a - b, तो ये पता कैसे लगता है किस में देखना, ये बताता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि अगर 1/2 इधर है तो हम किस में देखेंगे, साइन में। साइन में 1/2 किस एंगल पे आता है, साइन में 1/2 किस एंगल पे आता है बताओ, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अब कंपैरिजन, कंपेयर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a - b = क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है ना। दूसरी तरफ आ जाओ, क्या हो जाएगा cos a + b, cos में 1/2 कब आता है, cos 60 पर, ठीक है ना। तो वही कंपेयर बोथ साइड, तो a + b क्या हो जाएगा, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अच्छा कुछ ये नहीं बन गई, थर्ड चैप्टर थर्ड हमने किया हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई, x - y = 30, x + y = 60, बनी कि नहीं बनी। तो उस तरह से ये भी तो अननोन वेरिएबल है हमारे लिए, ए और बी क्या अननोन वैल्यूज़ हैं, ये भी क्या अननोन वैल्यूज। तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, देखो एक तो ऑलरेडी माइनस में है ही,
और एक ऑलरेडी प्लस में है। तो सबसे अच्छी बात तुम लोगों के लिए क्या है कि इसमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या करो, दोनों अपोजिट साइन के होंगे, दोनों का हमेशा क्या कर दिया करो, ऐड। ठीक है ना, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पहले क्या था देखो, a प्लस बी बराबर 60 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30। तो ये क्या, ये तो कैंसिल, b से b कैंसिल, a और a को जोड़ा तो कितना हो गया 2a और 60 और 30 को जोड़ा तो 90। अब जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, तो कितना आ गया 45। अब इस 45 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो पुट द प्लस वाली में रखेंगे, सीधी सी बात है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 45 प्लस b, देखो इसमें रखेंगे a की जगह 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। और a की वैल्यू बात कर रही कि नहीं, तो है कोई मुश्किल क्वेश्चंस कर लोगे। देख लो हमने चैप्टर 3 भी यूज कर लिया यहाँ पर। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, हमेशा ऐसी इक्वेशन बनेंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, दोनों को ऐड ही करना होगा, प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू निकालना हमेशा। ठीक है बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, देखो एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। 2 करके देखना, सबकी वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट आंसर निकालना, नहीं होता है वही हमें क्वेश्चंस आगे बताने, ये क्वेश्चंस नहीं हुआ बाकी मैं सॉल्व कराऊंगा। आई थिंक मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो हो सकते हैं हमसे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 देखना एक बार करके, नहीं होता है तो फिर उसे भी देखेंगे, ठीक है ना। उसमें जो भी क्वेश्चंस रह जाएगा नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो इसे ख़त्म करो इस एक्सरसाइज को। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सबसे इम्पोर्टेंट, 8 न्यू के हिसाब से 3 और पुरानी के हिसाब से 8.4। थर्ड हमारे में नहीं आ रहा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता रहा था मैं, दोनों का सम 90 होता है, वो चीज़ अब हमारे लिए नहीं है कि हम किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे बदल सकते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए अब हम 8.4 देखेंगे पुरानी बुक के हिसाब से, 8.3 न्यू बुक के हिसाब से। तो बेटा इस सब को ख़त्म करो, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।